नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने है, द मेन प्लैंक्स इन अ काउंटर चाइना पॉलिसी। अब देखिए, आजकल तो चाइना ही हर जगह न्यूज में छाया हुआ है। चाहे कोरोना ले लीजिए, चाहे लड़ाइयां ले लीजिए, एग्रेशन ले लीजिए, ट्रेड वॉर ले लीजिए, हर जगह चाइना छाया हुआ है। अब कुल मिला के ऑथर यहाँ पे बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, इस आर्टिकल में ऑथर इंडिया की काउंटर चाइना पॉलिसी के लिए एक व्यू पॉइंट दे रहे हैं। ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए, चाइना इंडिया के साथ ऐसा कर क्यों रहा है, उसके रीजन को समझना जरूरी है और उस रीजन के हिसाब से हमारे जवाब को डिवाइस करना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, इनको देखेंगे। नेक्स्ट है आपका द कोविड-19 फिस्कल रिस्पॉन्स एंड इंडियाज स्टैंडिंग। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा किसी भी स्टैटिस्टिक्स को अपने नोट में मत लिखिएगा, क्योंकि पर्सनली कंपाइल किए गए। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि जो आत्मनिर्भर पैकेज है, ये बोलता तो है कि हम लोग 10% ऑफ द जीडीपी खर्च कर रहे हैं, बट एक्चुअली में इंटरनेशनल डाटाबेस में केवल 4% ऑफ द जीडीपी है। और इन्होंने, मतलब ये जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, इन्होंने जब एक स्टडी की, अमित भोसले जी ने, तो ये बोला गया कि भैया केवल 1.7% ऑफ द जीडीपी सीधे सीधे मिल रहा है लोगों को, प्लस कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए बाकी बाहर के देशों से, दूसरी कंट्रीज से। तो उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे और मैं आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को नोट डाउन मत करिएगा। देखिएगा, अभी आप अपनी तैयारी के इनिशियल स्टेजेस में हैं, या मान लीजिए अगर आप पेपर दे भी रहे हैं यूपीएससी मेंस का, अगर आप यूपीएससी मेंस 2020 का भी देंगे तो भी चिंता मत करिए, आगे आने वाले समय में मैं सारे नोट्स उसके बनवा दूंगा। कोई भी चीज को समझने पे फोकस करिएगा, कुछ भी लिखने में मत हो जाइएगा कि सब लिख लें, ये मत करिएगा, खतरनाक हो जाता है। चीजों को समझिए अभी। फिर नेक्स्ट आता है कॉशियस ऑप्टिमिज्म। यहां पे बात की जा रही है कि कोविड-19 के बहुत सारे वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर ह्यूमन ट्रायल्स पे पहुंच गए हम किसी वैक्सीन के। सालों लग जाते हैं ह्यूमन ट्रायल्स तक आने में। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बातचीत की गई है। और ये बताया जा रहा है एंड में, चूंकि इसका भी जो कंक्लूजन है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड में कंक्लूजन इस तरीके से दिया जा रहा है कि जो कोविड-19 के वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, ये हमारे लिए खतरनाक किस तरीके से हो सकते हैं। फिर भाई नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन द लूज इन वेस्ट बंगाल द गवर्नर मस्ट नॉट स्ट्रे फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। देखिए, वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ जी की वेस्ट बंगाल की जो रूलिंग पार्टी है, ममता बनर्जी जी की पार्टी, उसके साथ अक्सर कर झड़प होती रहती। तो अक्सर कर आपको जगदीप धनखड़ जी ट्विटर पे स्टेटमेंट देते नजर आएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, ये गलत कर रही है। तो ऑथर यहाँ पे एक व्यू पॉइंट देने की कोशिश कर रहा है कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट गलत कर रही है और कैसे जगदीप धनखड़ जी भी गलत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। वो नहीं कर रहे हैं जो उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गरिमा के हिसाब से करना चाहिए, गवर्नर की गरिमा के हिसाब से करना चाहिए। आगे चलते हैं। ये भी काफी अच्छा आर्टिकल है दोस्तों, टुवर्ड्स रोबस्ट डाटा रेगुलेशन। रिसेंटली एक कमिटी बनाई गई है जो नॉन पर्सनल डाटा के बारे में अपने व्यू पॉइंट्स देगी। यहां पे ऑथर ये कह रहे हैं कि देखिए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, जो कि 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी पार्लियामेंट में, एज ऑफ मार्च 2020 वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेंडिंग है, वहां पे उस पर बातचीत चल रही है। अब बातचीत में जो भी निकल के आएगा उसका उस बिल को पास किया जाएगा। ऑथर बस यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रही है कि देखिए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल तो अभी पास हुआ नहीं, और आप नॉन पर्सनल डाटा को रेगुलेट करने की बात कर रहे हो। तो पहले पर्सनल डाटा को तो आप लेके आइए, पर्सनल डाटा बिल को तो लागू करिए, फिर नॉन पर्सनल डाटा के बारे में बात करिएगा। प्लस यहाँ पे ऑथर एक चीज पे पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि पर्सनल डाटा और नॉन पर्सनल डाटा के डिफरेंस को आप कैसे पॉइंट आउट करोगे। तीसरा, नॉन पर्सनल डाटा के फील्ड में 3 स्टेक होल्डर्स को माना जा रहा है। वो 3 स्टेक होल्डर्स कौन है, उसके बारे में भी इस आर्टिकल में बताया गया। ये न्यूज लमसम 6 दिन पहले आई थी, उसके ऊपर एक व्यू पॉइंट है, एक अच्छा व्यू पॉइंट है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है व्हेन स्कूल्स रीओपन। तो देखिए, ये बहुत ही बेसिक आर्टिकल है, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, बिल्कुल ही क्लीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें बस एक बात याद रखिए, इसको लिखा है आपका नवनीत शर्मा जी ने। ये फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में। बड़ी प्यारी जगह से ये आर्टिकल लिख रहे हैं। इनका 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कैसे कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते हम स्कूलों को खोल सकते हैं और स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर को देख सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकते हैं, किस तरीके से चीजें बनाई जानी चाहिए इंडिया में जब इतनी डाइवर्सिटी है। इन सब चीजों के बारे में बहुत सिंपल बेसिक पॉइंट्स बताए, उन बेसिक पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा।
अपने, क्योंकि जब भी अब देखिए जो भी मेंस का एग्जाम आएगा उसमें कोरोना वायरस का तो सवाल आएगा ही आएगा, उसमें 3 या 4 बेसिक पॉइंट सब लोग लिखेंगे, तो 2 या 3 लाइन भर का कंटेंट आपको इस आर्टिकल से मिल जाएगा। और फाइनली एक आर्टिकल है व्हाई आर रीपर्पस्ड मेडिसिन एक्सपेंसिव। यहाँ पे देखिए इस आर्टिकल को दोस्तों मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर की, एक राम डेसिविर करके एक वैक्सीन है जिसको कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किया गया। ओरिजिनली वो वैक्सीन एबोला के लिए थी। उसी तरीके से जो फावी पिराविर मेडिसिन है जिसको कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल किया गया वो एंटी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन थी। तो कुल मिला के ये जो पुरानी वैक्सीन है इनको रीपर्पस करके आप कोरोना के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और उसको इतना महंगा कर रहे हो। तो इसके बारे में कुछ व्यू पॉइंट दिया हो, बट चूंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं इस आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। देखिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि पूरा का पूरा एडिटोरियल आपके सामने लेके आऊं। जब मैं प्रिपरेशन करता था यूट्यूब पे मैंने जब वीडियोस देखी थी तो वहां पे मैंने ये देखा था कि 1 या 2 या 3 आर्टिकल्स को आपको बता देते थे लोग और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताते थे या सीधे सीधे वो पॉइंट्स पढ़ देते थे। मैं पॉइंट्स भी आपको समझाता हूं, साथ साथ उसके बैकग्राउंड को समझाने की कोशिश करता हूं, एक होलिस्टिक वे में चीजें आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। उसमें कुछ चीजें छूट जाती है, अब देखिए सारे के सारे आर्टिकल्स तो नहीं डिस्कस हो सकते, नहीं तो पता चला लेक्चर 1 घंटे के ऊपर चला गया, मतलब क्या रह जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे आने वाले समय में मैं खुद कोशिश कर रहा हूं किसी एक ऐसे तरीके के करंट अफेयर्स बताऊं जो कि यूनिक हो, दूसरों से अलग हो। उस पर मैं अभी सोच रहा हूं, अभी तक मैं सोच पाया नहीं, जो बाकी लोग कर रहे हैं मैं सेम टू सेम वही नहीं शुरू करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं सोचने में थोड़ा इतना समय ले रहा हूं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने डिस्कशन को। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द मेन प्लैंक्स इन अ काउंटर चाइना पॉलिसी, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ बीजिंग्स एक्शन इज क्रिटिकल एंड इंडिया मस्ट यूज द सबटर टूल्स ऑफ पावर अवेलेबल टू इट। सबसे पहली बात यहाँ पे आथर कहने क्या कर रहा है, हमें पता करना चाहिए कि ये बीजिंग ये जो एक्शन कर क्यों रहा है, इसके रियल कारण क्या है, इसकी असली वजह क्या है। देखिए लद्दाख में जो बॉर्डर है दोस्तों वहां पे सिचुएशन अभी भी बहुत क्रिटिकल है। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहा है बट पूरी तरीके से आगे हुआ नहीं है। गलवान वैली में तो आप कह सकते हो कि कुछ हद तक डिसएंगेजमेंट हुआ है, हालांकि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स का बोलना है और इस आर्टिकल में भी इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि वो डिसएंगेजमेंट इज इन एडवांटेज टू चाइना एंड डिसएडवांटेज टू इंडिया। वो मैं बताऊंगा कैसे। जो दूसरे इलाके हैं जैसे पैंगोंग सो, गोग्रा स्प्रिंग्स वाला इलाका है, वहां पे भी डिसएंगेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बनाया नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चाइना शायद ये करना ही नहीं चाहता है। अब आगे देखते हैं यहां पे क्या बताया गया। Details regarding the actual ground situation meanwhile remain sketchy, lending itself to different interpretations. However, it would appear that this time around China is intent on managing the ground situation to its advantage and bring about a realignment of LAC. क्या बोला जा रहा है कि भैया फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कुछ भी हुआ है ये एक बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है, ये एकदम से नहीं हो सकता है दोस्तों। दिस इज नॉट अ वन ऑफ मैनूवर। मई और जून में जो हुआ ये एक वन ऑफ मैनूवर नहीं है, इसके लिए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग चाहिए। आप देखिए एलएसी पे इतनी जगहों पे इनकर्जन्स और वो जगहें एक दूसरे से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट है, तो ये चीजें एकदम से नहीं हुई हैं, ये चीजें प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुई हैं। चाइना ने इनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया हुआ है। यहां पे इस आर्टिकल में यही समझने की कोशिश की जा रही है कि प्लानिंग के साथ कैसे किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना अभी डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस में बफर जोन्स बनाने की बात कर रहा है और वो बफर जोन्स बन रहे हैं इंडियन टेरिटरी में। और यहां पे चाइना अगर सक्सीड कर जाता है तो पहली बार चाइना हिस्ट्री में कोंगका पास के वेस्ट में आएगा। देखिए ये जो कोंगपा पास का इलाका है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपको अक्साई चेन नजर आ रहा है। वैसे तो इंडिया का था, चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चाइना अपने इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कोंगका पास के भी वेस्ट में आ जाएगा, जो कि कभी नहीं था वो। कुल मिला के दोस्तों बफर जोन्स का कंसेप्ट क्या है? बफर जोन का कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए ये एलएसी निकल रही है, ठीक है, इस समय इस तरफ चाइना था, इस तरफ इंडिया था। हालांकि ये एलएसी क्लियर तो थी नहीं, तो कभी कभी इंडिया वाले यहां तक चले जाते थे, चाइना वाले यहां तक आ जाते थे। अब चाइना ने क्या किया कि इस एलएसी के बहुत अंदर आके वो बैठ गया और यहां पे चाइना और इंडिया की फोर्सेस का स्टैंड ऑफ हो गया इस जगह पे, जबकि एलएसी ये थी। जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ तो चाइना वापस गया और जो उसकी ओरिजिनल एलएसी थी वहां पे जाके बैठ गया और बोला बफर जोन बनाइए। तो अब देखिए बफर जोन दोनों साइड से बनते हैं, तो चाइना के साइड से बफर जोन ये बना और इंडिया के साथ से बफर जोन ये बना, तो एलओसी ये तो ना रहेगी दोस्तों, एलएसी ये बन जाएगी। ये कर रहा है चाइना। तो पहले जो एलएसी थी उसको क्रॉस करके चाइना आके दूसरी जगह पे बैठ गया
और इस जगह के रिस्पेक्ट में वो डिसंगेजमेंट कर रहा है। तो अगर ये और ये बफर जोन बना रहा है, ये चाइना का बफर जोन है, इंडिया का बफर जोन, तो एलएसी तो ये हुई ना, चाइना तो यहां पहुंच गया और इतने इलाके को उसने क्लेम कर लिया। कुल मिला के चाइना ये करने की कोशिश कर रहा है और उसमें कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हो भी रहा है। ये करने में चाइना ने जो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया है, उसने सारे प्रीवियस एग्रीमेंट्स को फेल कर दिया। 1993 का एग्रीमेंट हो, 96 का हो, 2005 का हो या 2013 का हो, सारे एग्रीमेंट्स अब फेल हो चुके हैं। अब अगर देखा जाए दोस्तों कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, क्या चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है? क्या चाइना किंग डायनेस्टी के दौरान जो होता था कि भाई किसी की बात नहीं सुननी, अपने मन से अटैक कर रहे हैं, उस टाइप का करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। कुल मिला क्या होता है, यहां ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि चाइना इज ट्राइंग टू हम्बल इंडिया इन द आईज ऑफ एशिया। लद्दाख का जो रीजन है जहां चाइना बफर जोन बना रहा है, भले ही वो इंडिया की टेरिटरी में घुस रहा है, बट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें। गलवान वैली में इंडिया ने उसको आगे आने नहीं दिया, हालांकि गलवान वैली में भी जो बफर जोन्स बन रहे हैं वो इंडिया के फेवर में नहीं है, बट फिर भी जो स्ट्रेटेजिक ऑक्यूपेशन करने के लिए चाइना आया था गलवान वैली में, वो नहीं कर पाया है। बाकी जगहों पे जो चाइना अंदर घुस के आया है, वहां पे उसको कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं मिलता है। तो इतना रिस्क चाइना ले क्यों रहा है? उसका रीजन यहां पे ऑथर ये बता रहा है क्योंकि चाइना इंडिया को नीचा दिखाना चाहता है एशिया की आंखों में, ठीक है। और इंडिया को इस चीज को समझना पड़ेगा और यहां पे एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन नहीं करना है। एक एग्जांपल दिया जा रहा है, 1988 में जो चाइना के लीडर थे डेन जाओपिंग, ये डेन जाओपिंग वो लीडर है दोस्तों जिन्होंने चाइना को बना दिया। 1980s की मैं आपको बात बताता हूं, उसमें यह बोला गया था कि 21वीं शताब्दी में एशिया में सबसे ताकतवर एशिया माना जाएगा और एशिया में दो लोग सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाएंगे, चाइना और इंडिया। जब इस तरीके के व्यू पॉइंट्स चलते थे तो डेंग जियोपांग इन व्यू पॉइंट्स को नहीं मानते थे। डेंग जियोपांग बोलते थे इंडिया ताकतवर नहीं होगा, सिर्फ चाइना ताकतवर होगा। और शायद डेंग जियोपांग ने ये राजीव गांधी जी को भी बताया था, जो कि उस समय पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। कहने का मतलब यह है कि एशिया में और पूरी दुनिया में आज की डेट में चाइना अपने आप को सबसे ताकतवर साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो यूएसए को भी पीछे करना चाहता है। तो मैरीटाइम डोमेन्स की बात कर लीजिए, चाहे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात कर लीजिए, हर जगह चाइना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए, चाइना हैज बीन इंक्लाइंड फॉर लॉन्ग टू निबल एट टेरिटरीज इन वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न सेगमेंट्स ऑफ द बॉर्डर। हमारे मिडिल सेगमेंट्स हो चाहे ईस्टर्न सेगमेंट्स हो, चाहे अब देखिए वेस्टर्न सेगमेंट्स में लद्दाख आ जाएगा, ईस्टर्न सेगमेंट्स में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, मिडिल सेगमेंट्स में आपका नेपाल आ जाता है फॉर्चुनेटली। लेकिन भूटान में देखिए, भूटान में बाउंड्री क्लेम कर रहा है, नेपाल की बाउंड्री थोड़ी बहुत खींच रहा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। इस दौरान वेस्ट की कंट्रीज एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि भैया चाइना के टेरिटोरियल एम्बिशन से वो दूसरों की टेरिटरी को हड़पना चाहता है। ऑथर यहां पे गवर्नमेंट से बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखिए चाइना के टेरिटोरियल एम्बिशंस भले ही हो, बट कभी भी चाइना इंडिया के साथ एक ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि देखिए चाइना के दो प्लान्स हैं, एक है मेड इन चाइना 2025 और दूसरा प्लान है उसका चाइना स्टैंडर्ड्स 2035। तो मेड इन चाइना 2025 और चाइना स्टैंडर्ड्स 2035 के अकॉर्डिंग 2035 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है, चाहे वो ट्रेड का फील्ड हो चाहे वो मिलिट्री का फील्ड हो। तो इन सब चीजों को करने के लिए इंडिया के साथ एक पूरी जंग चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहां पे ये बात की गई है कि देखिए भले ही चाइना यहां पे एग्रेसिव एक्शंस दिखा रहा है, बट हमको अपने एक्शंस को एक प्रॉपर तरीके से यहां पे टेक ओवर करना है, हमें यूएसए की बातचीत में नहीं आना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स डिवीजन बना सकते हैं। एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स डिवीजन बनाना ज्यादा यूजफुल हो सकता है रादर देन स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स को खरीदना। अभी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो भाई फाइटर जेट्स खरीद रही है, राइफल्स खरीद रही है, टैंक्स खरीद रही है, हेलीकॉप्टर्स खरीद रही है। इन सब की बजाय जल्दी से जल्दी एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स डिवीजन बनाइए, जो कि अब तक नहीं बनाया गया। हालांकि माउंटेन स्ट्राइक डिपार्टमेंट है हमारे पास पे, बट ओवरऑल एक फुल डिवीजन नहीं बनाया गया, जो कि बनाने की जरूरत है। दूसरी बात दोस्तों, एक स्ट्रांग मिलिट्री बहुत जरूरी होती है एक नेशन की ताकत के लिए। यहां पे ये स्ट्रांग मिलिट्री माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की वजह से आएगी। लेकिन जब चाइना के साथ डीलिंग की बात होती है, तो चाइना के साथ डीलिंग केवल एक स्ट्रांग मिलिट्री से नहीं हो सकती। चाइना के साथ डीलिंग करने के लिए और भी बहुत सी चीजें हमको लेके आनी पड़ेंगी। हमें सबटलर टूल्स ऑफ पावर लेके आने पड़ेंगे। सबटलर टूल्स ऑफ पावर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हार्ड टूल ऑफ पावर क्या होगा कि आप मिलिट्री अटैक कर दो, जो कि यहां पे सही नहीं है। इंडिया को भी उसमें बहुत नुकसान होगा, इनफैक्ट चाइना से ज्यादा नुकसान होगा। तो बात करी जा रही है सबटलर टूल ऑफ अटैक्स।
जो सबटलर टूल ऑफ अटैक्स है उसमें एक जो ऑप्शन निकल के आता है वो है डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। क्या है ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव? So this will involve different ministries of the central government, business leaders, persons of international standings, etc. can achieve a great deal in convincing international opinion that India is right and China is wrong, as also in conveying a message about India's peaceful intentions vis-a-vis Chinese expansionist ambitions। यानी हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएफएस के ऑफिसर्स हैं, वो पूरी दुनिया में इंडिया के लिए एक पॉजिटिव ओपिनियन बनाए अलग अलग कंट्रीज में, और चाइना के एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन को दुनिया के सामने लेके आए। ओके उसके बाद इंडिया शुड ऑल्सो रियूटिलाइज अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर दैट इट हैड एम्प्लॉयड इन द पास्ट, कल्टीवेशन ऑफ फॉरेन लीडर्स विद अ व्यू टू ड्रॉ देयर स्पेसिफिक अटेंशन टू चाइनाज एग्रेसिव पॉलिसीज एंड डिजाइंस। और ये चीज अफ्रीका के रिस्पेक्ट में बहुत सही बैठती है। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था दोस्तों? नॉन अलाइन मूवमेंट में कोई भी कंट्री एक दूसरे मतलब किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं थी। जब इंडिया आजाद हुआ तो दो मेन ब्लॉक थे, एक कैपिटलिस्टिक ब्लॉक था, एक सोशलिस्टिक ब्लॉक था। कैपिटलिस्टिक ब्लॉक का हेड था यूएसए, सोशलिस्टिक ब्लॉक का हेड था यूएसएसआर। इंडिया ने बोला हम किसी की तरफ नहीं है, हम नॉन अलाइंड है। तो उस चीज को यहां पे इंडिया फिर से कर सकता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट को फिर से रिवाइटलाइज करने की जरूरत है। इससे हम एशिया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज को अपनी तरफ खींच पाएंगे। लेकिन ये व्यू पॉइंट मेरे हिसाब से सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था 1962 में, तो किसी भी नॉन अलाइंड कंट्री, चाहे वो इजिप्ट हो, यूगोस्लाविया, उसने इंडिया के लिए कोई सपोर्ट बेस नहीं बोला, किसी भी तरीके से इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। हालांकि यह बोला जाता है कि जिस समय पे 1962 का वॉर हुआ था, उस समय पे इंडिया की मदद केवल एक देश कर सकता था, वो था यूएसए। और यूएसए ने शुरुआत में इंडिया के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश भी की थी, बट चूंकि इंडिया नॉन अलाइंड था, वो किसी के साथ रिलेशन बनाया नहीं, तो बाद में यूएसए के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ अच्छे हो गए। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि नेहरू जी ने उस समय पे मदद मांगी थी यूएसए से। हालांकि कोई बोलता नहीं है इसको, बट बहुत सारे अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ये बोला गया कि नेहरू जी ने यूएसए से मदद मांगी थी जब 1962 में चाइना के साथ वॉर चल रहा था, और यूएसए से मदद आई भी थी, जिसकी वजह से चाइना बैक ट्रैक कर गया था। ठीक है, तो ये सब बातें चली, थोड़ा हम अलग हो गए टॉपिक से। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स अगर इंडिया चलाता है तो दुनिया भर के सामने ये बात जाएगी कि देखिए, चाइना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सब्जुगेशन करता है, और इंडिया की तरफ से जो एड आती है वो अनटाइड एड है। अनटाइड एड मतलब कि इंडिया ना उन देशों का पॉलिटिकल सब्जुगेशन करने की कोशिश कर रहा है, ना फाइनेंशियल सब्जुगेशन करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया उन देशों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये सब बातें यहां पे कही गई, प्लस कुछ और बातें इंपॉर्टेंट कही गई दोस्तों। इस समय पे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने नेबरहुड पे कम ध्यान देके फॉरेन कंट्रीज पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो नेपाल के साथ रिलेशनशिप बिगड़ते नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश के साथ सीधे सीधे तो नहीं बिगड़ रहे हैं, बट ठीक है, चाइना के ज्यादा अच्छे हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ एक ट्रेड डील साइन हुई, जिससे बांग्लादेश के आइटम्स बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी पे चाइना में इंपोर्ट हो सकते हैं। ईरान के साथ रिलेशंस थोड़े गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। $400 बिलियन की चाइना की ईरान के साथ डील हुई, जिसके चलते हमारा जो रेल लाइन में प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया। वियतनाम, अब वियतनाम का ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, इंडिया के साथ खराब है। वियतनाम के साथ तो चाइना के साथ और इशू है। देखा यह जा रहा है कि इंडिया को फोकस करना चाहिए अपने इमीडिएट नेबरहुड पे, नेपाल पे, बांग्लादेश पे। लेकिन यहां पे नजर ये आ रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल वेस्टर्न पावर्स के ज्यादा रिलेशनशिप ले रहा है, तो यूएसए से ज्यादा रिलेशनशिप ले रहा है, और अपने नेबरहुड में ध्यान दे नहीं रहा है। मेरे हिसाब से ये व्यू पॉइंट सही नहीं है दोस्तों। इंडिया पूरी तरीके से अपने नेबरहुड पे ध्यान दे रहा है, तभी तो केपी शर्मा ओली के इतने ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स के बाद भी इंडिया की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं गया। इंडिया का रिस्पांस बहुत मैच्योर रहा है। केपी शर्मा ओली पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो जाए, उल्टे सीधे चीजें बोलना, ठीक है, बेकार बेकार बातें करना, पूरा का पूरा एक एक्ट ही पास करा दिया अपनी पार्लियामेंट में, जिसमें इंडिया की टेरिटरी अपनी तरफ दिखा ली। तो केपी शर्मा ओली हर तरीके से इंडिया को इंस्टिगेट कर रहे हैं, बट इंडिया का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मैच्योर रहा है। ईरान के साथ जो चाबार पोर्ट है, इंडिया बहुत तेजी से उसको परस्यू कर रहा था। जो रेल लाइन है उसमें धीरे क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए का इंटरफेरेंस था, यूएसए के सैंक्शंस थे। अब प्रॉब्लम यह है कि यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को इंडिया खराब नहीं कर सकता। वो जो गलती 1962 से पहले हुई थी इंडिया से, वो दोबारा इंडिया नहीं कर सकता। यूएसए के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के साथ अगर एग्रेशन होता है तो यूएसए इंडिया की तरफ रहेगा। कुल मिला के ये भी बात कही जा रही है कि इंडिया को अपने स्पिरिचुअल, रिलीजियस और कल्चरल एट्रीब्यूट्स को दिखा के दुनिया के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाई जानी चाहिए। दलाई लामा को जो हम ओपन वोकल सपोर्ट देना बंद कर दिया था चाइना को अपीज करने के लिए, वो फिर से शुरू करना चाहिए। दलाई लामा को एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, एज अ सिंबल ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हमें परस्यू करना चाहिए। तिब्बतन स्पिरिचुअल गुरु है वो। तो बहुत सारी चीजें यहां पे बताई गई हैं चाइना को काउंटर करने के लिए।
इस आर्टिकल को लिखा था एम के नारायण जी ने, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो इनके जो व्यू पॉइंट्स हैं काफी अच्छे हैं। थोड़ा लंबा भी हो गया ये आर्टिकल समझने में। आगे चलते हैं ऑन द लूज, इसको ज्यादा देर में नहीं लगाएंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नर मस्ट नॉट स्ट्रे फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो कहीं ना कहीं शायद वेस्ट बंगाल के गवर्नर कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ जी हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं। अभी रिसेंटली ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी मिले और उन्होंने अमित शाह जी से बहुत सारी कंप्लेन की ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही, स्टेट में रैम्पेंट करप्शन है, नेपोटिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, कोविड-19 की हैंडलिंग बहुत ज्यादा खराब है। और कुछ हद तक बात देखिए सही भी है। बंगाल में तो देखिए गुंडा राज चलता है, ये बात सबको पता है। जो लोग भी वहां पे रहते हैं उनको पता है, जो वहां पे रूलिंग पार्टी है और जो उनके गूंस हैं वो काफी बदतमीजियां करते हैं नॉर्मल केसेस में लोगों के साथ। तो यहां पे जगदीप धनखड़ जी क्या बोल रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 159 मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करूं अपने संविधान को, और ये जो कुछ भी वेस्ट बंगाल में हो रहा है ये सही नहीं है। तो कुल मिला के शायद जगदीप धनखड़ जी इनडायरेक्टली अमित शाह जी को बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए यहां पे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इस समय पे जो रूलिंग पार्टी है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रूलिंग पार्टी ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनल पॉलिटिकल क्वैगमायर्स में जुड़ी हुई है। तो देख लीजिए मध्य प्रदेश में रिसेंटली क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। अगर इस तरीके की चीजें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी तो भैया जो पब्लिक ओपिनियन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला जाएगा। अब बात ये करी जा रही है दोस्तों कि भले ही वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और चीफ मिनिस्टर जी जो ममता बनर्जी जी हैं उनको उन सब चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। और चूंकि 2021 में इलेक्शन भी आने वाले हैं तो बीजेपी का पूरी तरीके से ऑब्सेशन है कि हमको वेस्ट बंगाल में जीतना है। बट यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो J&K के गवर्नर हैं इन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये गवर्नर है, और गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की एक गरिमा होती है, एक रिस्पेक्ट होती है उस पोस्ट की, और उस पोस्ट की रिस्पेक्ट करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरीके से ट्विटर पे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देना, ठीक है, खुल के रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में बोलना, तो ये जो कुछ भी धनखड़ साहब कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में बैठे हैं, ना कि गवर्नर है। गवर्नर का काम ये होता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करो, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोला है कि भैया जो सरकार इलेक्ट होके आई है वो नियम कानून बनाएगी। तो अगर वो सरकार नियम कानून कुछ बना रही है तो आप पीसफुल वे से उनको चीजें बता सकते हो, ना कि एक ऑल आउट ऑफेंसिव कर दो आप उनके अगेंस्ट में, ठीक है। क्योंकि अभी के लिए आप गवर्नर हो, आप एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें यहां पे आर्टिकल में कहने की कोशिश करी जा रही है। ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं इसलिए मैंने इसको ज्यादा लंबा खींचा नहीं। वेस्ट बंगाल की लोकेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे आपको नजर आ रहा है वेस्ट बंगाल, ये स्टेट है, एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ। पूरा का पूरा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ है। सुंदरबंस डेल्टा का एक बहुत मेजर पार्ट आपका वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की अगर बाउंड्री पे देखें तो आपको उसके साउथ वेस्ट में उड़ीसा नजर आ रहा है, उसके वेस्ट में झारखंड नजर आ रहा है, उसके नॉर्थ वेस्ट में बिहार नजर आ रहा है, ऊपर नेपाल के साथ भी वो बाउंड्री शेयर करता है, सिक्किम के साथ भी शेयर करता है, भूटान के साथ भी शेयर करता है, आसाम के साथ भी शेयर करता है, ठीक है। क्या वेस्ट बंगाल मेघालय के साथ बाउंड्री शेयर करता है? जवाब है नहीं, नहीं शेयर करता। ओके, तो ये था आपका वेस्ट बंगाल का मैप दोस्तों। आगे चलते हैं। कोविड-19 फिस्कल रिस्पॉन्स एंड इंडियाज स्टैंडिंग, इसमें क्या बोला गया है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। टाइटल क्या है? द रिलीफ मेजर्स डू नॉट सीम टू बी कॉमन्सरेट विद द इकोनॉमिक डिसरप्शन कॉज्ड बाय द लॉकडाउन। क्या बताया जा रहा है देखते हैं। अब देखिए, कोविड-19 का लॉकडाउन लगा दोस्तों, और लॉकडाउन के बाद दुनिया भर में, इनफैक्ट जब से कोविड-19 का आउटब्रेक निकला है मार्च के सेकेंड हाफ से, लगभग 15-20 मार्च से दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस तेजी से आने शुरू हो गए। 23 मार्च के बाद से इंडिया में भी लॉकडाउन की शुरुआत हो रही थी। शुरुआती अगर देखा जब फाइनेंशियल पैकेजेस की बात की जाए, दुनिया भर के जो देश थे वो कोविड-19 के पैंडेमिक के साथ जूझने के लिए लोगों की किस प्रकार से मदद कर रहे थे, अगर इसके डाटा को हम लोग कंपेयर करें तो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज से आने से पहले इंडिया ने बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में कुछ खास नहीं किया था जीडीपी पर कैपिटा को बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन चूंकि फिर आत्मनिर्भर पैकेज आ गया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने कुछ हद तक चीजों को सुधारा है।
गवर्नमेंट का ये बोलना है कि आत्मनिर्भर पैकेज के चलते हमने फिजिकल कंपोनेंट्स रखे हैं, मॉनेटरी कंपोनेंट्स रखे हैं, बहुत सारे डायरेक्ट मदद रखी है, तो ये लगभग 10% ऑफ द जीडीपी का हम लोग हिसाब लेके आए हैं आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आत्मनिर्भर पैकेज को मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, आपको मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जब आप इंटरनेशनल डाटाबेस में देखोगे तो वहां पे जो इंडियन फिजिकल रिस्पांस है ना, इंटरनेशनल डाटाबेस जो दुनिया भर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पे जो डाटा कंपाइल होता है, वहां पे समझ में आ रहा है कि इंडिया ने लगभग 4% ऑफ द जीडीपी स्पेंड किया है। और ये जो ऑथर है जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में अगर हम देखा जाए एक्चुअली में कितना पैसा लोगों के पास गया है, यहां पे ऑथर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कितना पैसा लोगों के पास गया है, जो फिजिकल आउटले क्या है। तो फिजिकल आउटले को ध्यान दिया जाए तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर केवल 1.7% ऑफ द जीडीपी का अरेंजमेंट किया गया। ऑथर यहां खोलने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, आत्मनिर्भर पैकेज आपने अनाउंस कर दिया और फिजिकल और मॉनेटरी एलिमेंट्स को आपने जोड़ दिया। मॉनेटरी कंपोनेंट्स कहां से आते हैं, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे लोन को बांटती है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन्स बांटती है ना, उसको आप मॉनेटरी कंपोनेंट बोलोगे। और सरकार जो डायरेक्ट खर्चा कर रही है लोगों की भलाई के लिए, उसको आप फिजिकल कंपोनेंट बोलोगे। जिसको फिजिकल कंपोनेंट और मॉनेटरी कंपोनेंट के फर्क को समझना है वो इस तरीके से समझे। तो सरकार जो लोगों के लिए डायरेक्ट पैसा खत्म कर रही है, दैट इज ओनली अराउंड 1.7% ऑफ द जीडीपी, ऐसा यहां पे ऑथर का बोलना है। कहीं पे भी इस स्टैटिस्टिक्स को कोट मत करिएगा दोस्तों, ये गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये बस मैं आपको ऑथर के व्यू पॉइंट को समझा रहा हूं। अब यहां पे ऑथर ने कुछ तारीफ भी करी है सरकार की, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के अंदर 3 महीने का फ्री राशन बांटने का एक्सटेंशन दिया गया है, आपको मालूम है। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने की बातचीत की गई है। ठीक है, ये देखिए, वन सिग्निफिकेंट डिमांड साइड इंटरवेंशन इन द आत्मनिर्भर भारत पैकेज इज 40,000 करोड़ ऑफ एडिशनल आउटले ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, डिमांड साइड इंटरवेंशन। आप समझते हो डिमांड साइड इंटरवेंशन और सप्लाई साइड इंटरवेंशन में क्या फर्क होता है। डिमांड साइड इंटरवेंशन में जो लोग हैं वो सरकार से बोलेंगे कि हमको ये मदद दीजिए और सरकार को मदद देनी पड़ेगी। तो लोगों ने बोला कि भाई हमको काम चाहिए दीजिए, तो मनरेगा के अंदर उनको काम दिया सरकार ने। तो ये हो गया डिमांड साइड इंटरवेंशन। जब सरकार अपनी तरफ से कोई मदद देती है, सरकार अपनी तरफ से कोई स्कीम लेके लोगों की मदद करने की कोशिश करती है, सरकार ये आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये तबका पिछड़ा हुआ है, इसकी हमको मदद करनी चाहिए, वो होता है सप्लाई साइड इंटरवेंशन। अभी के लिए इस डिमांड साइड इंटरवेंशन की बहुत जरूरी है। और चलिए अच्छी बात यह है कि 40,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिया भी है। और देखा जाए क्या और भी कुछ सरकार ने किया है, तो बिल्कुल किया है दोस्तों। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, कोई भी स्टैट्स यहां पे मत लिखिए दोस्तों, यहां पे बहुत सारी न्यूज को कंपाइल किया गया, बस समझिए। लेकिन ऑथर यहां पे कह रहा है कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर 50,000 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर जी ने ऑफर किए हैं, वो तो टोटल 12 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के फिगर को मिला के बता दिए। ये बात तो देखिए है, ये जो आत्मनिर्भर पैकेज है ना दोस्तों, इस आत्मनिर्भर पैकेज ने जितना भी पैसा पहले अलोकेट किया गया था, जितना भी पैसा बाद में अलोकेट किया गया आगे आने वाले कुछ सालों के लिए, उसको इकट्ठा एक फिगर बना के बता दिया। मतलब हर डिपार्टमेंट के, हर मिनिस्ट्री के फिगर्स को कंपाइल किया और लोगों के सामने रख दिया और बोल दिया ये है आत्मनिर्भर भारत। समझ गए दोस्तों। तो ये चीजें हैं। यहां पे ऑथर कुछ चीजें कहने की कोशिश कर रहा है जो कि कुछ हद तक मुझे सही नहीं लगी। इंडिया ने, अगर बात किया जाए रिलीफ मेजर्स की, तो रिलीफ मेजर्स इंडिया ने कम दिए हैं, लेकिन इंडिया ने कंटेनमेंट मेजर्स ज्यादा रखे हैं। कंटेनमेंट मेजर्स समझ रहे हैं ना, लॉकडाउन। तो अगर बात किया जाए इंडिया में जो लॉकडाउन इंपोज किया है वो बहुत हार्श था। इतना हार्श लॉकडाउन वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और इजिप्ट जैसी कंट्री में इंपोज नहीं हुआ है। वहीं पे इन कंट्रीज ने अपने लोगों के लिए ज्यादा किया है। अब ये चीज में मैं पाकिस्तान को तो नहीं मानूंगा, पाकिस्तान की तो हालत बिल्कुल ही खराब है, वहां की गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही, उनके पास पैसा ही नहीं है। हाँ, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज ने बहुत कुछ किया है अपने देश के लोगों के लिए। तो कुल मिला के ऑथर यहाँ पे हमारी सरकार को दो बातों पे क्रिटिसाइज कर रहा है। पहली बात तो यह है कि सरकार ने जबरदस्त वाला लॉकडाउन लगा दिया। दूसरी बात यह है कि उस लॉकडाउन से जितना फायदा नहीं हुआ उतना नुकसान हो गया। लॉकडाउन से आपने लोगों को कंटेन कर दिया और उसके बाद उनको रिलीफ नहीं दिया। ये दो पॉइंट्स पे यहाँ पे ऑथर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे ऑथर बाकी गवर्नमेंट की काफी तारीफ भी कर रहा है, जैसे कि दुनिया भर में कैश ट्रांसफर्स पड़े हैं। कैश ट्रांसफर्स की स्कीम की यहाँ पे तारीफ हो रही है। अब पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कैश ट्रांसफर स्कीम क्या होती है, मतलब जहां पे डायरेक्ट पैसा लोगों को दिया जाए। एक एग्जांपल देता हूं आपको, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक स्कीम है।
ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको इंप्लीमेंट करता है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराएं हॉस्पिटल्स में आके, ताकि सेफ डिलीवरी हो, अच्छा न्यूट्रिशन मिले बच्चे को, फीडिंग प्रैक्टिसेस अच्छी हो, तो कुछ कैश मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा वुमेन को, लगभग 6,000 रुपए तक का। तो ये क्या है कि अगर कुछ चीजों को अच्छी तरीके से किया तो कैश देंगे लोगों को। एक्चुअली में एक तरीके की कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। तो मतलब अगर आप कोई चीज अच्छी तरीके से कर रहे हो तो सरकार आपको सीधा पैसा देगी कैश में। तो इस तरीके की बहुत सारी कैश ट्रांसफर स्कीम्स चलती हैं इंडिया में। ज्यादातर स्कीम्स इंडिया में कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम्स है। ऑथर यहां यही बात बोलने की कोशिश कर रहा है। ऑथर ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखिए कैश स्कीम्स जो इंडिया में है वो कम है। अगर दुनिया भर की बात की जाए दोस्तों, तो 30% ऑफ द मंथली जीडीपी पर कैपिटा दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं वो कैश ट्रांसफर्स में देती हैं। यहां ऑथर ये बोल रहा है कि 30% ऑफ द मंथली जीडीपी ऑफ द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दे गिव इन कैश ट्रांसफर्स। अगर इसमें हम बात करें लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज की, तो वो 46% ऑफ द मंथली जीडीपी पर कैपिटा कैश ट्रांसफर में देते हैं लोगों को। और कोविड-19 आने के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने वो लोग जो कि एलिजिबल हैं कैश ट्रांसफर्स के लिए उनको बढ़ा दिया। तो बांग्लादेश ने जो लोग कैश ट्रांसफर्स के लिए अवेलेबल हैं उनको 163% से बढ़ाया है। इंडोनेशिया ने 111% से उन लोगों को बढ़ाया है जो कि कैश ट्रांसफर्स के लिए एलिजिबल है। अब इंडोनेशिया में जो कैश ट्रांसफर्स की स्कीम है वो 158 मिलियन पीपल को कैश ट्रांसफर्स देती है, यानी 15.8 करोड़, लमसम 16 करोड़ लोगों को कैश ट्रांसफर्स दे रही है, जो कि है 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया। ये बोला जा रहा है। कुल मिलाकर ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में आप देखो तो कैश ट्रांसफर्स हो रहे हैं और इंडिया में कैश ट्रांसफर्स नहीं हो रहे हैं कोविड-19 को लेके। और ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है, एक और स्टैटिस्टिक्स यहां पे ऑथर ने बोला है कि अगर वर्ल्ड बैंक के डाटा को देखा जाए 173 कंट्रीज के, तो वर्ल्ड बैंक ने 173 कंट्रीज के डाटाबेस को जब मेजर किया वहां पे 621 मेजर्स लिए गए थे। उन 621 मेजर्स में कहा गया 50% डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से रिलेट करते थे, 23% फूड असिस्टेंस से रिलेट करते थे, 25% फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को डेफर करने से रिलेट करते थे। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को डेफर करने से रिलेटेड यानी किसी ने लोन लिया, अगर वो लोन की किस्त नहीं भर पाया तो उसको कुछ महीने का एक्सटेंशन दे दिया कि ठीक है आप अपनी किस्त 5 महीने बाद भर देना। तो इस तरीके के जो एक्सटेंशन थे, इस तरीके के जो एग्जेम्पशंस थे वो 25% थे। और पब्लिक वर्क से रिलेटेड जो है आपके एग्जेम्पशन थे, जो कि मतलब जो भी चीजें दी गई, इन 621 मेजर्स की बात हो रही है, तो इन 621 मेजर्स में केवल 2% पब्लिक वर्क से रिलेटेड थे। तो 173 कंट्रीज में 621 स्टेप्स लिए वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, उसमें से 50% कैश ट्रांसफर से रिलेटेड है। तो आप देखें इंडिया में क्या ये चीज हो रही है? इंडिया में ये चीज नहीं हो रही। इंडिया में जो डिमांड साइड इंटरवेंशन है वो नरेगा में है। नरेगा में ज्यादातर चीजें पब्लिक वर्क में होती है। ओके, तो कुल मिला के यहां बात ये की जा रही कि जरूरत क्या है, द नीड ऑफ द आवर इज कैश ट्रांसफर। और हमारी जो सरकार है वो कैश ट्रांसफर नहीं कर रही। दुनिया भर की सरकार कैश ट्रांसफर कर रही है, बट हमारी सरकार कैश ट्रांसफर नहीं कर रही। आगे बात करते हैं। आगे यहां बोला जा रहा है कि देखिए अब हमें यह जरूरी है कि जो हमारा फ्लैगशिप एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है मनरेगा, उसको थोड़ा सुधारा जाए। उसके अंदर जो लोगों को पेमेंट दी जाती है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। जो नंबर ऑफ डेज दिए जाते हैं उनको साल भर में उसको और बढ़ाया जाए। ये सब बातें करी गई हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि जो अलग अलग डिमांड्स उठ रही हैं कि मनरेगा के अर्बन वर्जन को लॉन्च किया जाए, ये भी जल्दी किया जाना चाहिए। फिर सरकार ये भी बोल रही है कि बहुत सारा पैसा मार्केट में उतारने की जरूरत है। यहां पे बहुत सारे कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक कंट्री की बात की गई है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया ने पैंडेमिक बॉन्ड उतारा और उस पैंडेमिक बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाया इंडोनेशिया ने मार्केट से और उस पैसे को इकोनॉमी में खत्म किया। दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद रही हैं। होता क्या है, देखिए गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है, ट्रेजरी बिल्स है, सोवरेन बॉन्ड्स है, वो मार्केट में घूमते रहते हैं। अगर उन बॉन्ड्स को गवर्नमेंट खरीद लेगी तो गवर्नमेंट अपने एंड से पैसा को मार्केट में उतारेगी। अपने एंड से यानी गवर्नमेंट के एंड से पैसा अगर मार्केट में जाएगा तो वो पैसा लोगों के पास पहुंचेगा, इकोनॉमी ऊपर उठेगी। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट में बोला गया है कि भाई फिस्कल डेफिसिट एक लिमिट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए।
क्योंकि उससे रेटिंग गिरने का भी डर होता है। लेकिन इसी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बजट मैनेजमेंट एक्ट में एक एस्केप क्लॉज है, और वो एस्केप क्लॉज इंडिया को ये सुविधा देता है कि एक इमरजेंसी कंडीशन में इंडिया ज्यादा पैसा उठा के खर्च कर सकता है। और अभी जो हमारे सामने है कोविड-19, वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, बट इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जीडीपी के कंपैरिजन में इंडिया का जो प्रेजेंट डेब्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक डेब्ट हो चाहे फॉरेन डेब्ट हो, बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऑलरेडी देने पड़ रहे हैं सरकार को, सरकार और डेब्ट लेना नहीं चाहती। और कोविड-19 के पैंडेमिक को अगर सुधारना है, स्टेट्स को पैसा देना है, लोगों को पैसा देना है, कैश ट्रांसफर्स करने हैं, तो डेब्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो सरकार के सामने यहाँ पे एक टफ चॉइस है। बहुत सारे लोग सरकार को बोल रहे हैं नहीं भाई पैसा उठा लो, पैसा उठा लो, पैसा उठा लो, बट सरकार यहाँ पे फिजिकली प्रूडेंट तरीके से काम कर रही है। अगर सरकार ने पैसा उठा लिया, रेटिंग्स गिर गई, हमारे बॉन्ड्स को जंक बोल दिया गया, तब हम क्या करेंगे? तो सरकार के सामने जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। दिस इज बेसिकली अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। तो इस आर्टिकल में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने स्टोरी के फॉर्म में दोस्तों आपको समझाए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट्स नहीं समझ में आए होंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग अगर किसी की कमजोर होगी तो थोड़ा इन पॉइंट्स को समझने में प्रॉब्लम होगी। आगे चलते हैं। कॉशियस ऑप्टिमिज्म। नोवल कोरोना वायरस का आउटब्रेक आया। नोवल कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जैसे पहले और आउटब्रेक आ चुका है। सार्स का आउटब्रेक आ चुका है, मर्स का आउटब्रेक आ चुका है, वो भी कोरोना वायरस ही था। अब जितनी तेज नोवल कोरोना वायरस के आउटब्रेक के लिए ड्रग्स बनाने पे काम हुआ है, उतनी तेज किसी और पे काम नहीं हुआ है दोस्तों। अगर आप बात करो, एबोला वैक्सीन जब बनाई गई, एबोला का आउटब्रेक आया 2014 में, और उसके आउटब्रेक से पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च एबोला पे एनिमल स्टडीज ऑलरेडी करी जा चुकी थी। जब इन्फ्लुएंजा बेस्ड H1N1 जो स्वाइन फ्लू है वैक्सीन जब आई थी, तो उस वैक्सीन के आने से पहले ऑलरेडी हमारे पास इन्फ्लुएंजा बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, जिसके बेसिस पे हमने जल्दी से वैक्सीन बना ली। लेकिन इस वैक्सीन को भी तब बना पाए जब पैंडेमिक बिल्कुल अपनी पीक पे पहुंच गया। तो कुल मिला के पहले जो वैक्सीन हमने जल्दी बनाई हैं, उससे तेज वैक्सीन पे काम हो रहा है यहाँ कोरोना वायरस में। अभी के लिए देखा जाए दोस्तों, तो नोवल कोरोना वायरस के केस में ऐसी 24 वैक्सीन है जिनमें क्लिनिकल इवेल्युएशन चल रहा है, और 142 वैक्सीन है जिसमें प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन चल रहा है। अब बात करते हैं कि भैया क्लिनिकल इवेल्युएशन और प्री क्लिनिकल इवेल्युएशन क्या होता है। अ क्लिनिकल ट्रायल इज ओनली डन when there is good reason to believe that a new test or treatment may improve the care of patients. Before clinical trial, tests and treatments are assessed in preclinical research. Preclinical research is not done with people. It assesses the features of a test or treatment. Preclinical research में क्या होता है? Rats, rabbits, ये जो जानवर है ना, इन जानवरों को पहले उस बीमारी से इन्फेक्ट किया जाता है, और उसके बाद ये मेडिसिन, ये वैक्सीन इनको दी जाती है, और देखा जाता है कि ये वैक्सीन उन जानवरों को किस तरीके से ट्रीट कर रही हैं। और जब जानवरों में अच्छे सिम्टम्स निकल के आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं, तो ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। और बहुत जरूरी है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करना। हालांकि ये ह्यूमन एनिमल राइट्स के अगेंस्ट है, बट फिर भी देखिए दोस्तों, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, आपको पोलियो से बचाने के लिए जो 2 बूंद जिंदगी की दी जाती थी ना, उसमें क्या होता था? उसमें एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होता था। वो मरा हुआ पोलियो वायरस होता था। वो मरा हुआ पोलियो वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता था, बट आपके खून में एंटीबायोटिक्स बनाता था पोलियो से लड़ने के लिए। यही एक कोरोना की वैक्सीन करेगी। इस कोरोना की वैक्सीन में मरा हुआ कोरोना वायरस होगा। वो मरा हुआ कोरोना वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करेगा, बट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगा जो कि कोरोना वायरस से लड़ सके। तो एक वैक्सीन बहुत जरूरी है ढंग से बनाना, क्योंकि अगर वो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस आपके ब्लड में पहुंच के एक्टिवेट हो गया ना, तो अच्छे खासे हेल्दी हो गए तो भी कोरोना हो जाएगा। इसीलिए एक प्रॉपर वैक्सीन को बनाने में समय लगता है, बहुत सारे ट्रायल्स चलते हैं। अब वैक्सीन बनाना जरूरी क्यों है? बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो पैंडेमिक को फ्लैटन तो कर पाई हैं, लेकिन नए सर्जेस को नहीं रोक पाई हैं। और अगर हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में तब आएगी जब 70% लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो या तो हर्ड इम्यूनिटी लेके आइए जब 70% लोग इन्फेक्ट हो जाएं, जो कि भैया बड़ा खतरनाक काम है। 70% लोग इन्फेक्ट, 11 लाख केसेस इस समय पे हैं इंडिया में कोरोना वायरस के। उस 11 लाख में इंडिया की हालत खराब है। कहीं 70% लोग इन्फेक्ट हो गए तो भगवान मालिक है क्या होगा। हालांकि 11 लाख से बहुत ज्यादा लोग होंगे, टेस्टिंग हो रही है, धीरे धीरे पता चलेगा समय पे कितने लोग होंगे। दूसरा ये कि वैक्सीन बन जाए। अगर वैक्सीन बन जाती है तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब क्या दुनिया भर में वैक्सीन के जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो 3rd फेज तक पहुंचे हैं। देखिए, जो ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं वो भी फेज 1, फेज 2, फेज 3 बहुत सारे फेजेस में होते हैं। तो चाइना में एक वैक्सीन बची, उसका 3rd फेज ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसका 3rd फेज ट्रायल चल रहा है।
यूएस बेस्ड एक कंपनी है, उसकी वैक्सीन, उसका भी थर्ड फेज ट्रायल चल रहा है। तो सबके थर्ड फेज ट्रायल चल रहे हैं, अभी भी प्रॉपर वैक्सीन समझ में नहीं आई, और प्रॉपर वैक्सीन में हमको जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं बताता हूं क्यों। एक नोट ऑफ कॉशन है यहां पे। जो पहले दो कोरोना वायरस आए थे, सार्स और मर्स, इनके लिए जो वैक्सीन बनाई गई ना, बोला जाता था कि ये वैक्सीन लंग डिजीज को बढ़ाती थी, लंग्स की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती थी। क्योंकि क्या होता है कि एक वैक्सीन का कंसेप्ट होता है उस प्रॉब्लम का, उस डिजीज के लिए एंटीबॉडीज बनाना। और जब आप और कोरोना की एक खास बात बताता हूं दोस्तों, जो लोग कोरोना से सही भी हुए हैं ना, उनके अंदर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नॉर्मल इम्यूनिटी से बहुत सारे लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी एंटीबॉडीज बहुत कम हो जा रही है। एंटीबायोटिक्स डिप्लीशन बहुत तेजी से हो रहा है कोरोना वायरस में, और ये एक बड़ी खतरनाक चीज है कोरोना वायरस की। तो जो भी आप वैक्सीन बनाओगे, वो वैक्सीन करेगी क्या, आपके खून में एंटीबॉडी बनाएगी कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। और कभी कभी अगर वो वैक्सीन एफिशिएंट नहीं हुई तो वो आपकी लंग प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है। इसीलिए कोरोना वायरस की टेस्टिंग से पहले जिन कैंडिडेट्स पे आप टेस्ट कर रहे हो, उनकी सेफ्टी प्रोफाइल्स को देखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये तो जरूरी है कि केसेस बढ़ने के साथ साथ जल्दी क्लिनिकल ट्रायल्स हो, जो वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस हो वो थोड़ा जल्दी हो। लेकिन इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस ना निकल आए, बैकफायर ना कर जाए वो चीज, क्योंकि अगर वो बैकफायर कर गई तो उसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हेल्थ के फील्ड में। तो इस चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी बताया गया है यहाँ पे। आप समय समय पे पता चलेगा कि भाई देखिए क्या होने वाला है, बट एक वैलिड पॉइंट है। ओके, तो वैक्सीन बनाने में जल्दी क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका रिस्पॉन्स शायद आपको यहाँ पे मिल गया होगा, क्योंकि अगर एफिशिएंट वैक्सीन नहीं हुई तो वो बैकफायर कर जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं टुवर्ड्स रोबस्ट डाटा रेगुलेशन। द नॉन पर्सनल डाटा कमिटीज डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स रेजेस मेनी क्वेश्चंस। यहां पे क्या कहने की बात की जा रही है, यहां पे देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये अजीब क्यों लग रहा है मैं आपको बताता हूं। हमारे देश में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, जिसको मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पार्लियामेंट में टेबल किया था 11 दिसंबर 2019 को। मार्च 2020 में यह बिल एनालाइज हो रहा था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स। और आपको पता है मार्च में कोरोना का लॉकडाउन लग गया, इस पे काम होना बंद हो गया। तो अभी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल सामने निकल के नहीं आया। और इस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि एक्चुअली में पर्सनल डाटा होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली में पर्सनल डाटा। इसके ऊपर काफी तगड़ी बहस होनी थी। एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स मेनली यही बताएंगे कि ये पर्सनल डाटा है क्या। अब बात ये करी जा रही है कि नॉन पर्सनल डाटा को भी रेगुलेट करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है, एनपीडी कमेटी बनाई गई है। उस एनपीडी कमेटी ने 12 जुलाई को एक रिपोर्ट दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं बताता हूं इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या। प्रॉब्लम ये है, अब देखिए फॉर एग्जांपल डाटा कौन सा पर्सनल है कौन सा नॉन पर्सनल है, इस बात पे एक बहस हो सकती है। फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने गूगल पे देखा होगा कि मान लीजिए आप मेक माई ट्रिप से मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट सर्च मारते हो, और आप देखोगे बाद में आप जो वेबसाइट विजिट कर रहे हो उसी से रिलेटेड ऐड आने लगते हैं आपको। अभी आप मेरा चैनल देख रहे हो, इस चैनल पे एड्स चल रहे होंगे, हो सकता है वो एड्स कहीं ना कहीं आप उन एड्स के साथ पहले एसोसिएटेड रहे हो, इसलिए वो एड्स आपके सामने चल रहे हैं। तो अब कुछ लोगों के लिए बोला जा सकता है कि आपकी जो चॉइसेस है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है या फिर मान लीजिए आपको ये क्रीम पसंद है, ये हो सकता है आपका नॉन पर्सनल डाटा हो। पर्सनल डाटा कुछ लोगों के हिसाब से ये हो सकता है कि भाई आपने किसी के साथ कोई इंटीमेट बात की, आपने शादी की, आपके वाइफ के साथ आपके कैसे रिलेशंस चल रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ आपके कैसे रिलेशन चल रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये आपका पर्सनल डाटा है। कुछ लोग बोलेंगे कि आपको क्या चीज पसंद है वो आपका नॉन पर्सनल डाटा है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई मुझे क्या चीज पसंद है वो मेरा पर्सनल डाटा है। तो पर्सनल डाटा और नॉन पर्सनल डाटा में एक बड़ी बहस है। अभी के लिए बहुत हद तक अगर पर्सनल डाटा कोई कंट्रोल करता है हमारे देश में तो बड़ी बड़ी कंपनीज कंट्रोल करती हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। इनका जो पूरा एड मैकेनिज्म है वो इस पर्सनल डाटा नॉन पर्सनल डाटा पे चलता है। तो कुल मिला के पूरी दुनिया भर में ये बात हो रही है कि जो नॉन पर्सनल डाटा है उसको रिलीज करना चाहिए, और उसको रिलीज करके कम्युनिटी की यूज के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब यहां पे जो 12 जुलाई को रिपोर्ट आई है एनपीडी कमेटी की, नॉन पर्सनल डाटा कमेटी की, उसने 3 सेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को लेके आया। ये 3 सेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है? सबसे पहले सेट में आते हैं डाटा प्रिंसिपल्स। इस डाटा प्रिंसिपल्स में इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकते हैं, कम्युनिटीज हो सकती हैं। यहां पे देखिए ये इंडिविजुअल्स, ये कंपनीज और ये कम्युनिटीज के हिसाब से इस डाटा को गवर्न किया जाएगा। सबसे खास बात दोस्तों ये है, इंडिविजुअल्स और कंपनी सब तो अब तक पता था, कम्युनिटी को लेके आना यहां पे डाटा प्रिंसिपल में कम्युनिटी को लेके आना एक एम्बिगस स्टेप है,
ऐसा बोलना है यहाँ पे ऑथर को। ऑथर ने केवल इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी और कंपनीज को नहीं, कम्युनिटीज को भी लेके आ गया। यहाँ पे लॉजिक क्या दिया है सरकार ने और कमिटी ने कि देखिए, कम्युनिटी अगर अपने नॉन पर्सनल डाटा को सबके सामने लेके आती है तो उस कम्युनिटी के जो रूलिंग लोग हैं ना, उस कम्युनिटी के जो लीडर्स है ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब यहां पे बात की जाए तो कम्युनिटी है क्या, तो एक सिटीजन का ग्रुप, एक नेबरहुड में, एक पूरी की पूरी सोसाइटी में जितने लोग हैं उसको आप कम्युनिटी बोल सकते हो। कम्युनिटी बहुत तरीके की चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। तो एक सोसाइटी के ग्रुप में उस सोसाइटी को ओवरऑल सब लोगों को किस चीज की जरूरत है, अगर उसका डाटा ओपन में है तो एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट किया जा सकता है जिससे वो चीज लोगों को अवेलेबल कराई जा सके। तो पहली बात तो ये बात की गई कि डाटा जहां से ओरिजिनेट हो रहा है तो इंडिविजुअल से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है ना, कंपनी से ओरिजिनेट हो रहा है, कम्युनिटी से ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये तो हो गए डाटा प्रिंसिपल्स। दूसरा सेट ऑफ फ्रेमवर्क में यहां पे क्या आ जाएगा, डाटा कस्टोडियंस, वो डाटा स्टोर किसके पास हो रहा है। तो दूसरे सेट में आ जाएंगे डाटा कस्टोडियंस जो कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे डाटा को, इनको क्या बोला जाएगा, डाटा प्रिंसिपल। अब ये डाटा कस्टोडियन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज जब डाटा कस्टोडियंस होंगी वो किस तरीके से काम करेंगी, कैसे वो कम्युनिटीज, इंडिविजुअल्स और कंपनीज के इंटरेस्टेड को सेफगार्ड कर सकती हैं, इसके बारे में बातचीत करी गई है। डाटा कस्टोडियंस इस डाटा को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करी गई है, क्योंकि मेन चीज है मोनेटाइजेशन। डाटा के हिसाब से मोनेटाइजेशन होता है। टिकटॉक को बैन क्यों किया गया है, क्योंकि डाटा प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है वो। तो तीन सेट ऑफ गवर्नेंस है, दो देख लिए, एक तो हो गया डाटा प्रिंसिपल जहां से डाटा ओरिजिनेट हो रहा है, दूसरा जहां पे डाटा स्टोर हो रहा है वो हो गया डाटा कस्टोडियंस। और इन दोनों के बीच में मैनेज करने के लिए एक चीज बनाई गई जिसको बोला गया डाटा ट्रस्टीज। इस डाटा ट्रस्टीज में गवर्नमेंट हो सकती है, इस डाटा ट्रस्टीज में यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, इस डाटा ट्रस्टीज में लोगों के ग्रुप्स हो सकते हैं, सिटीजन ग्रुप्स हो सकते हैं, तो ये लोग डाटा ट्रस्टी होंगे। अब एक ट्रस्टी का काम क्या होता है, ट्रस्टी का काम ये होता है कि वो जो ट्रस्ट है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एफिशिएंट तरीके से चले। तो अगर डाटा कस्टोडियंस के बीच में और डाटा प्रिंसिपल्स के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व किया जाए। तो अब देखिए, कमिटी ने अपने सेट ऑफ नॉर्म्स तो दे दिए गए, काफी हद तक ये नॉर्म्स इंटरनेशनली फॉलो भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी है नॉर्म्स में। जैसे जैसे आगे ये चीज सॉल्व होगी, जैसे जैसे पब्लिक में इसके ऊपर डिबेट चलेगी, वैसे वैसे ये चीज मैं भी आपको समझाता रहूंगा दोस्तों, ठीक है। कुल मिला के ये याद रखिएगा, ये जो एनपीडी कमिटी आई है इसने 3 डाटा सेट्स दिए हैं अभी के लिए, इतना समझिए। डाटा प्रिंसिपल जहां से डाटा ओरिजिनेट हो रहा है, डाटा कस्टोडियंस जो डाटा को रख रहे हैं, और डाटा ट्रस्टीज जो दोनों के बीच में डाटा को मैनेज कर रहे हैं। अभी इसके और लेयर्स खुलेंगी दोस्तों, धीरे धीरे सब चीज आपको पता चलेगी। अगला आर्टिकल है व्हेन स्कूल्स रीओपन, द पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन विल हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड वी नीड टू नो हाउ टू डील विद इट। देखिए, बच्चे भी अब हट गए हैं घर पे बैठे बैठे, सबको स्कूल जाना है। हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा लगता था अरे यार स्कूल ना जाना पड़े, स्कूल ना जाना पड़े। अब कोविड-19 का लॉकडाउन आज लगता तो शायद मैं बहुत खुश होता क्योंकि स्कूल नहीं जाना पड़ता, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे भी बहुत परेशान हो गए, घर पे बैठे बैठे वो बाहर निकलना चाहते हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने किस तरीके से शुरुआत की, ऑथर ने बोला है कि देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन के अपने फायदे हैं, नुकसान है। इंडिया में पूरी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को अभी लागू कर पाना पॉसिबल नहीं है, ना बच्चे उसके लिए तैयार है, ना टीचर्स उसके लिए तैयार है। अगर स्कूल की बात की जाए तो अगर स्कूल में अगर आप बच्चों को भेज रहे हो तो स्कूल को सेफ बनाना है, हाइजीनिक बनाना है। अब बात यह है दोस्तों कि इंडिया में बहुत तरीके से स्कूल है, बहुत सारे स्कूल रूरल इलाके में, बहुत सारे अर्बन इलाके में, गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, सिंगल सेक्स स्कूल है, तो केवल बॉयज के स्कूल है, केवल गर्ल्स के स्कूल है, को एजुकेशनल स्कूल्स भी हैं, हर तरीके के स्कूल्स हैं, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इन हर तरीके के स्कूल्स का मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो आप एक तरीके का मैनेजमेंट नहीं बना सकते पूरे इंडिया के लिए। पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके के स्कूल्स काम करते हैं और उनको किसी एक सेट ऑफ लेंस से देखा नहीं जा सकता। बच्चों की अगर बात की जाए तो उनको स्कूल भेजना केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि उनको पढ़ाई करना है, अब उनको स्कूल के प्लेग्राउंड में जाके खेलना है। उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है ना, अपने दोस्तों के साथ मिलना, खोलना, बातचीत करना, उनके दिमाग को खोलना बहुत जरूरी है। अब जो इतने दिन तक बच्चे घर पे बैठ गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑथर ने बोला कि ओवरऑल पैन इंडिया बेसिस पे एक अप्रोच नहीं चल सकती थी कोरोना में, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के स्कूल है और उनका मैनेजमेंट अलग अलग है। आर्मी स्कूल का मैनेजमेंट एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल के मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग होगा, ये बात बोली गई। अच्छा, प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे हैं, जो नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास में जो बच्चे हैं, उनके लिए जो 6 महीने का गैप है स्कूल खोलने में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो हायर बच्चे हैं, जो हायर क्लास में 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, उनको काफी नुकसान होने वाला है। तो जरूरी है कि जो हायर क्लास के बच्चे हैं उनके नुकसान को थोड़ा कम किया जाए ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। फिर बोला गया है कि जब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे
उसके बाद आप चीजों को कैसे मैनेज करोगे? क्या आप बच्चों को इस बात के लिए कन्विंस कर पाओगे कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग करें? बच्चों की तो आदत होती है ना इधर उधर भागने की। क्या बच्चे जब स्कूल बस में बैठेंगे तब वहां पे फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी? क्या जब वो स्कूल के वॉशरूम में जाएंगे, प्लेग्राउंड पे जाके खेलेंगे, इधर उधर भागेंगे, ठीक है ना, अपने कम्युनिटी सेंटर में जाके बैठेंगे स्कूल में, तब वहां पे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे? अगर टीचर्स वहां पे हैं चीजों को देखने के लिए, तो टीचर कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवा पाएंगे? आप असेंबली हॉल में देखिए कितनी भीड़ होती है। तो ये सब बातें करी गई हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल के बाहर चले गए हैं। जो माइग्रेंट वर्कर्स अर्बन एरियाज में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो अपने बच्चों को लेके बाहर चले गए। तो अब देखिए, बच्चों की एजुकेशन बहुत लंबे समय तक अफेक्ट होने वाली है, और बच्चों के दिमाग में ये जो चीज है वो बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। और खासकर उन बच्चों को बहुत नुकसान होने वाले हैं जिनके माँ बाप ये सोचेंगे कि चलो भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, जल्दी शादी कर देते हैं लड़कियों की, या जल्दी शादी कर देते हैं लड़कों की, या फिर इनको इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में लगाओ, किसी बिजनेस में लगाओ, तो चाय के ठेले पे लगा दिया, इस तरीके की चीजों में लगा दिया जिससे वो कुछ पैसा कमा पाए, ना कि उनको स्कूल भेजो। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल में कही जा रही हैं। तो कुल मिला के बोला ये जा रहा है कि जब स्कूल खुलेगा तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, इस चीज पे ध्यान देना। टीचर्स का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमको ऑनलाइन एजुकेशन को भी बढ़ाना है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। धीरे धीरे हमको अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है ताकि हम ऑनलाइन एजुकेशन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अडॉप्ट कर पाए। फिर बोला गया है कि पैंडेमिक के बाद जो ट्रांजिशन है ना, वो स्मूथ होने वाला नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे जब वापस स्कूल में जाए तो वो फिर से इन्फेक्ट ना हो जाए। और स्कूल में जाना भी बहुत जरूरी, क्योंकि अगर स्कूल नहीं गए तो उनका फ्यूचर हर्ट होगा, और अगर बच्चों का फ्यूचर हर्ट होगा तो पूरे देश का फ्यूचर हर्ट होगा। कुछ सिंपल से पॉइंट्स है दोस्तों, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आई होप ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। सबसे लंबी एनालिसिस बनी है, लगभग 50 मिनट से ऊपर हो गए हैं, बट आई होप आपको पसंद आई है। चूंकि एवरेज व्यू टाइम इन वीडियोस का ज्यादा है तो मैं वीडियोस लंबी बना सकता हूं यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। गुड बाय।